नारायण जी। इंडियन सोशल साइंस कांग्रेस के 35वें अधिवेशन के मुख्य अतिथि श्री आर रत्ने जी, इंडियन सोशल साइंस कांग्रेस के अध्यक्ष प्रोफेसर करुणाकरन जी, मंच पर उपस्थित के चक्रवर्ती जी, वेद प्रकाश मिश्रा जी, स्थानीय आयोजन समिति के सचिव प्रोफेसर मनोज कुमार जी, विश्वविद्यालय के कुल सचिव खामरे साहब, देवियों और सज्जनों, आपका स्वागत करते हुए मैं कई अर्थों में बहुत भावविह्वल हूं। सबसे पहला जो खुशी का कारण मुझे नजर आता है और जिससे आप सब जो बाहर से आए हैं वो भी कुछ हद तक सहमत होंगे, ये एक नया बनता हुआ विश्वविद्यालय है। आप देख रहे हैं चारों तरफ निर्माण चल रहा है, हमारे पास संसाधन बहुत कम है। हमारे अतिथि जो बाहर से आए हैं वो खुद इसे महसूस कर रहे थे कि उन्हें छात्रावासों में रोका गया है, अभी तक हमारे पास कोई गेस्ट हाउस नहीं है। इसके बावजूद इतना महत्वपूर्ण आयोजन कर पाना और इतने महत्वपूर्ण आयोजन का दायित्व मिलना, मैं समझता हूं कि पूरे विश्वविद्यालय परिवार के लिए गर्व और खुशी का कारण है। दूसरा महत्वपूर्ण कारण जो मैं रेखांकित करना चाहता हूं और जिससे इंडियन सोशल साइंस कांग्रेस में आए हुए प्रतिभागी और आयोजक मुझसे सहमत होंगे, यह जो विषय है जिसमें एक शांतिपूर्ण सहअस्तित्व और गैर बराबरी पर आधारित समाज की परिकल्पना की गई है, या जिसके शीर्षक से इसकी चिंता व्यक्त हो रही है, इस पर बहस करने के लिए, इस पर किसी नतीजे पर पहुंचने के लिए संभवतः वर्धा सबसे उपयुक्त स्थान था। वर्धा जहां महात्मा गांधी ने अपने जीवन के अंतिम 12 वर्ष बिताए, वर्धा जहां महात्मा गांधी ने बहुत सारे कार्यक्रम जिनके बारे में वो एक जिसे आप कह सकते हैं थ्योरेटिकल, अकादमिक या सैद्धांतिकी जिनकी गढ़ रहे थे, उनकी प्रयोगशाला के रूप में वर्धा में गांधी जी ने एक आश्रम विकसित किया। वो तमाम कार्यक्रम जो गांधी जी के प्रिय कार्यक्रम थे, जिनमें हरिजन था, जिनमें हिंदी थी, जिनमें अहिंसा थी, जिनमें चरखा था, जिनमें बुनियादी शिक्षा थी, ये सारे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का की एक प्रयोगशाला के रूप में वर्धा विकसित की गई। और यहाँ बैठे लोगों में ज़्यादातर को स्मरण होगा कि 30 जनवरी 1948 में अपनी मृत्यु के फौरन बाद, उनकी मृत्यु के फौरन बाद यहाँ पर एक अंतर्देशीय प्राप्त हुआ, जिसमें गांधी जी ने ये कहा था कि अब मैं थक गया हूँ और अब मैं वर्धा आकर के वापस नहीं जाऊंगा। 30 जनवरी 1948 के पहले लगभग 1.5 वर्षों से गांधी जी बाहर घूम रहे थे, नोआखाली, कलकत्ता, न जाने कहाँ कहाँ का चक्कर लगाते हुए। एक उदास और थके हुए इंसान के तौर पर वो दिल्ली आए और दिल्ली में उनका ये सपना कि जीवन के बाकी वर्ष वो वर्धा में बिताएंगे, वो पूरे नहीं हो पाए और उनकी मृत्यु हो गई। मैं समझता हूं कि ये दोनों कार्यक्रम गांधी जी के सबसे प्रिय कार्यक्रमों में से होने चाहिए और इन कार्यक्रमों पर चर्चा करने के लिए वर्धा और गांधी जी के एक प्रिय कार्यक्रम हिंदी के लिए स्थापित यह विश्वविद्यालय संभवतः सबसे उपयुक्त स्थान है। अभी जब स्मृति चिन्ह भेंट किए जा रहे थे तो चौबे जी ने ये चक्रवर्ती जी से ये कहा कि ये चरखा जो लुप्त होता जा रहा है। मैं समझता हूं कि ये जो वाक्य था ये बहुत मानीखेज इस अर्थ में है कि सिर्फ चरखा नहीं लुप्त हो रहा, अब शांतिपूर्ण सहअस्तित्व और बराबरी की अवधारणा भी लुप्त हो रही है। पिछले 15-20 वर्षों से पूरी दुनिया में एक शोर मचा हुआ है जिसको विचारधारा के अंत कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि अब सबसे बड़ी विचारधारा बाजार है। बाजार आपके जीवन को तय करेगी, आपको जीवित रहने का अधिकार है या आप मर जाएं, इसका फैसला बाजार करेगी। आप देख रहे हैं कैसे गैर बराबरी पर हमारा, अभी हाल में आपने एक रिपोर्ट पढ़ी होगी और जो सारे भारतीयों के लिए बहुत शर्म की बात है, ये कहा गया कि दुनिया में गैर बराबरी जिन 2 मुल्कों में सबसे ज्यादा बढ़ी है पिछले 2 दशकों में, उनमें भारत एक है, दूसरा दक्षिण अफ्रीका है। बाकी वो तमाम मुल्क जिनको हम
लगातार जिनके बारे में जिक्र करके बड़े खुश होते हैं, हमारे बगल में अफगानिस्तान है, हमसे कुछ दूर सोमालिया है, इथियोपिया है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान जो हमारे पड़ोसी हैं, इन सारे मुल्कों के समाज हमारे मुकाबले कम गैर बराबरी पर आधारित हुए हैं। गैर बराबरी की अवधारणा हमारे यहाँ ज़्यादा मजबूत हुई है। आपको मैं सिर्फ एक छोटा उदाहरण देना चाहता हूँ। छठा पे कमीशन आया, जिससे हम लोग जो सरकारी नौकरियों में थे खूब खुश हुए, लेकिन उसका जो कानूनिक पक्ष है उस पर कभी आपने ध्यान दिया? एक दौर था जब नेहरूवियन मॉडल की बात हम करते थे तो हम 1 और 10 के फर्क की बात किया करते थे कि न्यूनतम पाने वाला 1 और अधिकतम पाने वाला 10 पाएगा। आज छठे पे कमीशन ने, छठे वेतन आयोग ने इसको 25-30 गुना बढ़ा दिया है, इस असमानता को। एक ही काम करने के लिए मेरे ही विश्वविद्यालय में मैं देखता हूं कि ड्राइवर या माली या चपरासी या यहां तक कि लिपिकों के भी पद समाप्त किए गए हैं और कहा गया कि आप ठेकों पर लीजिए। ठेकों पर आप कितनी तनख्वाहें उनको दे रहे हैं? जिस काम के लिए एक सरकारी कर्मचारी 15 से 20 हजार पा रहा है, उस काम के लिए हम 4-5 हजार दे करके लोगों को एम्प्लॉय कर रहे हैं। तो गैर बराबरी धीरे धीरे एक स्थापित और स्वीकृत मूल्य के तौर पर हमारे समाज में स्थापित हुई है। पहली बार ऐसा हुआ है जब से ये ग्लोबलाइजेशन और उदारीकरण का दौर शुरू हुआ है। बड़ी बेशर्मी के साथ जो शासक हैं वो हमसे कह रहे हैं कि शिक्षा से हमारा कोई मतलब नहीं है, चिकित्सा से हमारा कोई मतलब नहीं है। अगर आप अपना इलाज नहीं करा सकते तो आप मर जाएं। ये बेशर्मी की हद ये है कि इस तरह की सैद्धांतिकी हमें पढ़ाई जा रही है ऐसे समय। और इसी के साथ दूसरा जो आप देख रहे हैं, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व। पिछले 15-20 वर्षों में, खासतौर से सोवियत रूस के पतन के बाद, अब दुनिया में एक दादा रह गया है। वो सारे फैसले करता है। वो फैसले करता है कि किन लोगों के हाथ में पहले हथियार दे करके अपने दुश्मन से उन्हें लड़ाया जाए और फिर कैसे जब उनकी जरूरत खत्म हो जाए तो उनको आतंकवादी घोषित कर दिया जाए। वो एक ऐसा दादा है जो हमारे पॉलिटिकल साइंस के विद्वान और अध्येता यहाँ बैठे हुए हैं। वो जो सबसे पवित्र सिद्धांत हुआ करता था जब से ये राष्ट्र राज्य बने थे, संप्रभुता का, उसने संप्रभुता की ऐसी तैसी कर दी। वो कहता है कि पाकिस्तान में जिस जगह चाहेगा वहां बम गिरा के चला आएगा, क्योंकि वहां बैठे कुछ लोगों से उसे खतरा है। वो लोग उसने खुद ही पैदा किए हैं। वो कहता है कि भारत में अगर उनके किसी मल्टीनेशनल को आप आने की इजाजत नहीं देंगे, या अगर आपकी पूरा भारत चीखता रहे कि परमाणु अस्त्रों से हमें बचना चाहिए, परमाणु बिजली घरों की हमें जरूरत नहीं है, हम तमाम उदाहरण दुनिया भर में परमाणु दुर्घटनाओं के देते रहें, लेकिन वो दादा कहता है कि नहीं, आप अपनी बिजली परमाणु संयंत्रों से ही बनाएंगे। अगर आप परमाणु संयंत्रों से नहीं बनाएंगे तो हमारे परमाणु संयंत्र बिकेंगे कहां? जो हमारे साथी संगाती थे पश्चिम के, उन्होंने तो मना कर दिया, जर्मनी ने मना कर दिया कि हम कोई परमाणु संयंत्र पर आधारित बिजली घर नहीं बनाएंगे। अब भारत उन्हें बनाएगा, भारत उन्हें खरीदेगा। तो मित्रों, ये शांतिपूर्ण सहअस्तित्व और बराबरी पर आधारित समाज की संभावनाएं सिर्फ वर्धा में तलाशी जा सकती हैं। और वर्धा ही एक ऐसा स्थान है जहां बैठ करके जब हम 5 दिनों के बाद यहां से विदा लेंगे तो हम सीना ठोक के कह सकते हैं कि नहीं, हमें बराबरी पर आधारित समाज चाहिए और हमें शांतिपूर्ण सहअस्तित्व चाहिए। हमें दुनिया में एक दादा नहीं चाहिए। विविधता हमारे लिए बहुत पवित्र है। जिस तरह से विविधता भारत के संदर्भ में बहुत पवित्र है, उसी तरह विविधता विश्व के संदर्भ में बहुत पवित्र है। और हम शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के साथ सारी विविधताओं की रक्षा करना चाहते हैं। हम अगले 4-5 दिनों तक यहाँ पर अलग अलग सत्रों में अलग अलग विषयों पर अपना दिमाग टकराएंगे। और जाहिर है कि अकादमिक दुनिया में कोई सर्वमान्य मुझे नहीं लगता कि कोई सुझाव या सिद्धांत या सैद्धांतिकी हो सकती है। हमारे बीच में निश्चित रूप से फर्क होंगे, हमारी पोजीशंस अलग अलग होंगी, लेकिन एक जगह कहीं हम सहमत होंगे कि ये दुनिया अगर सुंदर बनानी है, ये दुनिया अगर जीवित रहने लायक बनानी है, इस दुनिया का अगर अस्तित्व बचाना है, अब तो सवाल अस्तित्व के खतरे का आ गया है, तो ये अस्तित्व, विश्व का अस्तित्व सिर्फ शांतिपूर्ण से अस्तित्व से बच सकता है। और ये दुनिया खूबसूरत सिर्फ बराबरी से हो सकती है। गैर बराबरी पर आधारित दुनिया बहुत बदसूरत होगी और हम उसी बदसूरती की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अगले 5 दिनों में हम इन सारी चीजों पर डेलिब्रेशंस करेंगे और मुझे लगता है कि हम किसी ऐसे ही सर्वमान्य नतीजे पर पहुंचेंगे। मैं विश्वविद्यालय के कुलपति की हैसियत से पूरे विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूं
और जो असुविधाएं आपको हो रही हैं उनके लिए क्षमा चाहता हूं। आप देख रहे हैं, मैं फिर उसी को दोहरा रहा हूं कि अभी हम बनते हुए विश्वविद्यालय हैं, 10-12 वर्ष का हमारा पूरा जीवन है। इसमें इन सारी असुविधाओं के बावजूद मैं एक चीज से आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि विश्वविद्यालय परिवार का हर सदस्य, छात्र, अध्यापक, कर्मचारी, सब आपको बेपनाह मोहब्बत देगा, सब आपकी सुख सुविधा का ध्यान रखेगा और सब ये कोशिश करेंगे कि आप जब यहाँ से जाएं तो अच्छी स्मृतियां लेके जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं प्रोफेसर एनपी चौबे जी से आग्रह करता हूं, वह 35